नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत में एक श्लोक को, जो कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 1 का पहला श्लोक है। ठीक है, अभी तक हमने शब्द रूप और धातु रूप के बारे में बहुत सी चीजें समझी हैं। शब्द रूप के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है केवल एक वीडियो में, और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। धातु रूप हम सफिशिएंटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है भगवत गीता का, उसका जो श्लोक नंबर 1 है, उसको आज हम पढ़ करके देखेंगे। और ये देखेंगे कि किस तरीके से उसमें शब्द रूप और धातु रूप को हम कैसे, जो नॉलेज हमने अभी तक लिया है शब्द रूप और धातु रूप का, उसको कैसे वहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो श्लोक लिखा गया है और उसका क्या अर्थ हम निकालते हैं। ठीक है, क्या अर्थ निकलता है उसका। ये भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 का वर्स नंबर 1 है, श्लोक नंबर 1 है। इसमें जो भगवत गीता का श्लोक नंबर 1 है, उसमें सबसे पहला श्लोक यही है। उसमें धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब धृतराष्ट्र संजय से बात कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं वो तभी तो जान पाएंगे जब वो बीत चुका हो, थोड़े समय पहले ही बीता हो, जिसको हम क्या कहते हैं, अद्यतन भूतकाल। ठीक है, हुआ तो भूतकाल में ही है क्योंकि अभी अभी बीता है। ठीक है, एक होता है अनद्यतन भूतकाल, जो 24 घंटे से पहले हो चुका होता है, वो अनद्यतन होता है। लेकिन विद इन 24 आवर्स जो कुछ भी बीत रहा हो, या फिर अभी किसी ने मुझे कुछ बताया, तो अगर कोई मुझे कुछ बताता है कि अभी अभी किसी ने कुछ किया है, तो किसी ने जो कुछ किया है वो कुछ भी तो अभी ही बीता है, थोड़ी देर पहले ही। तो जो कुछ अभी बीत चुका थोड़ी देर पहले ही, वो भी क्या हो गया, भूतकाल हो गया। तो संजय धृतराष्ट्र को जो कुछ भी बता रहे थे वो सब कुछ क्या था, वो अद्यतन भूतकाल में था। यानी अभी अभी जो कुछ बीता है वो जो भूतकाल होगा वो अद्यतन भूतकाल होगा। तो उसी की बात हो रही है। तो जब हम भूतकाल की बात करते हैं, और भूतकाल में अगर हम बात करें किसकी, धातु रूप की। ठीक है, धातु किसको कहते हैं, धातु किन के लिए बनते हैं, एक्शंस के लिए बनते हैं। जहां पर भी कोई एक्शन परफॉर्म हो, कोई काम किया जाए, उन्हीं के धातु रूप बनते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, इनके धातु रूप बनेंगे। ठीक है, और लकार का मतलब क्या होता है, टेंस। तो पास्ट टेंस में जिस धातु रूप का इस्तेमाल हम करते हैं वो क्या होता है, लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार का इस्तेमाल आपको यहां पर देखने को मिलेगा आज जो ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ये जो पूरी पूरी लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ चीजें क्या हैं, संज्ञा है। जैसे ये कुरुक्षेत्र है, ये एक संज्ञा है। क्षेत्र का मतलब होता है जमीन या भूमि का टुकड़ा, उसे क्षेत्र कहते हैं। जो जमीन का टुकड़ा होता है उसे क्षेत्र कहते हैं। जो खेत होता है उसे भी क्षेत्र कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा श्लोक है, पहला जो श्लोक है जिसके बारे में यहाँ पर जो पूरी की पूरी मीनिंग जिसकी यहाँ लिखी गई है, वो मीनिंग हमने पहले पढ़ ली है। अब हम जरा श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामेकः, यहाँ पर मामेकः है, मामेकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है। धर्म क्षेत्र यानी धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, उसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो धर्म क्षेत्र, जब हम बात करते हैं धर्म क्षेत्र की, ठीक है, यानी ऐसी जगह जिसे धर्म का क्षेत्र या धर्म का स्थान कहा जाता है, उस कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्रे, उस कुरुक्षेत्र में समवेता, समवेता मतलब एकत्र हुए, इकट्ठे हुए। समवेता का मतलब होता है इकट्ठे हुए। युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से। ठीक है, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से। तो यहां पर आप देखिए धर्म क्षेत्र क्या हो गया, ये एक क्या हो गई, संज्ञा हो गई। किसी जमीन, किसी जगह के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। जहां पर संज्ञा आ गई वहां पर कौन सा रूप इस्तेमाल होगा, शब्द रूप या धातु रूप। जहां पर संज्ञा आ गई वहां पर कौन सी चीज इस्तेमाल होगी रूपों में, वहां पर शब्द रूप की बात आ जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये भी एक संज्ञा है। धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों एक साथ इस्तेमाल किया गया है कि धर्म क्षेत्र जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है, वहां पर समवेता यानी इकट्ठा हुए। ठीक है, तो इकट्ठा होना क्या है, एक क्रिया है, एक कर्म है, कोई काम किया गया है, तो इसका क्या होगा, धातु रूप होगा। तो इकट्ठा होने का धातु रूप, समवेता के जो धातु रूप है ना,
वो आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि भूतकाल में यानी लंग लकार में आपके जो समवेता यानी इकट्ठा होने के जो धातु रूप हैं वो कौन कौन से हैं लंग लकार में। ठीक है, और लंग लकार में भी आपको क्या करना होगा, एक विशेष तरह के धातु रूप भी दो तरीके से डिफाइन होते हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी आज हम देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। जो लंग लकार है या लोट लकार है, लिट लकार है, कोई भी लकार हो यानी कोई भी टेंस हो, उसमें किसी भी धातु रूप को यानी किसी भी एक्शन को दो तरीके से दिखाया जाता है। एक को कहते हैं परस्मय पद और दूसरे को क्या कहते हैं, आत्मनेय पद। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। परस्मय पद और आत्मनेय पद वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कौन सा धातु रूप देखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर आप श्लोक पर ध्यान दीजिए। समवेता मतलब इकट्ठे हुए, एकत्र हुए। युयुत्सव माने युद्ध की इच्छा से। ठीक है, युयुत्सव माने युद्ध की इच्छा से। मामेकाः मेरे पुत्रों, पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्रों, पांडवाश्चैव मतलब जहां पर चैव लग गया उनके भी। पहले तो मामेकाः, माम धन एकाः मेरे पुत्र, मामेकाः का मतलब होता है मेरे पुत्र। एक तो माम हो गया, फिर उसके बाद एकाः, माम एकाः ये मेरे पुत्र। पांडवश्चैव पांडवों के भी, कौन, पुत्रों, तो दोनों के ही पुत्रों की बात हो रही है। मेरे भी पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने जो एकत्र हुए हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, उन्होंने युद्ध की इच्छा से, किस लिए एकत्र हुए हैं, युद्ध की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं, उन्होंने किम यानी क्या, अकुर्वत किया। ठीक है, अभी हमने संधि विच्छेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं किम कुर्वत तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, किम प्लस अकुर्वत। ठीक है, अकुर्वत यानी किया। किया कौन सा इस्तेमाल होगा, भूतकाल वाला यानी लंग लकार का इस्तेमाल होगा। और कौन सी क्रिया है, क्री। जो क्री यानी कुछ करना, क्री क्रिया यानी कुछ करना, उसको क्या कहते हैं, कुछ करने की क्रिया को क्री से कहा जाता है। उसका जो रूप होता है क्री का रूप कहा जाता है। कौन सा, क्री का धातु रूप कहा जाता है। और क्री के कौन से धातु रूप का इस्तेमाल हम करेंगे, लंग लकार के। ठीक है, लंग लकार के धातु रूप का इस्तेमाल करेंगे। क्री के जो लंग लकार के धातु रूप का इस्तेमाल किया जाता है अकुर्वत, उसमें अकुर्वत क्यों इस्तेमाल किया है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्री धातु का लंग लकार का रूप है अकुर्वत। ये कौन सा है, कौन सा इस्तेमाल किया है, क्यों किया है, ये अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहला वीडियो है, इसको आपको जो श्लोक हम समझ रहे हैं उससे रिलेटेड ये पहला वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, कि प्रैक्टिकली आपने जो अभी संस्कृत सीखी है वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज था, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रैक्टिकली जो श्लोक लिखे जाते हैं वो किस तरीके से, कैसे उन्होंने शब्द रूप और धातु रूप इस्तेमाल किए हैं, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अकुर्वत यानी अकुर्वत इस धातु रूप का इस्तेमाल किया। ठीक है, समवेता ये भी धातु रूप का इस्तेमाल किया। तो ये धातु रूप समवेता यानी इकट्ठा होने के जो समवेत के यानी इकट्ठा होने के जो धातु रूप हैं, उसमें समवेता कब आएगा वो धातु रूप आपको देखना होगा, वो आप गूगल करिएगा। ये अकुर्वत वाला जो रूप है ना, ये अकुर्वत यानी क्री का जो रूप है, क्री मतलब करना, कुछ करना। ठीक है, क्या किया, किम अकुर्वत, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या किया, इसलिए क्री यानी कि कुर्वत कुछ किया, इस रूप का इस्तेमाल किया गया, क्री। ठीक है, करोति कुरतः कुर्वन्ति, इस तरीके से जो इस्तेमाल होते हैं शब्द रूप वो क्री के रूप होते हैं। लेकिन हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, लंग लकार, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। थोड़ा पुरानी बात है जहां पे संजय जो कुछ हो रखा है उसे अब थोड़े डिले के साथ धृतराष्ट्र को बता रहा है। अभी वो देख रहा है पहले कि क्या बात हो रही है वहां पे, उसके बाद वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो जो कुछ वो बता रहा है वो क्या है, एक तरीके का पास्ट टेंस ही है, इसीलिए पास्ट टेंस की वजह से लंग लकार के रूप यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले धर्म क्षेत्रे। ये धर्म क्षेत्रे क्यों लिखा है, धर्म क्षेत्र क्यों नहीं लिखा है, कुरुक्षेत्र क्यों नहीं लिखा है, त्रे क्यों लगा दिया है, क्षेत्रे क्यों लगा दिया है। तो इसके लिए हमें जो क्षेत्र है ना, इसके शब्द रूप को देखना होगा। तो आइए पहले हम क्षेत्र के शब्द रूप को देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्षेत्र इस्तेमाल किया गया है, धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में। ठीक है, और हमने शब्द रूप वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि हम सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं जहां पर भी में या पर इन चीजों का इस्तेमाल हो जाए, जहां पर भी इन चीजों का इस्तेमाल करना हो। कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए,
ठीक है, धर्म क्षेत्र में इकट्ठा हुए, जहां पर भी में आता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। अभी आप चिंता मत कीजिए कि अधिकरण कारक क्या है, इसकी परिभाषाएं आप समझ जाएंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकरण कारक के बारे में। ठीक है, और बाकी के जितने भी प्रथम द्वितीय तृतीय विभक्ति होती हैं सबके कारक होते हैं, उनको कुछ कहा जाता है, हर एक को एक कारक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बस आप इतना याद रखिए कि जो पहला हमने वीडियो शब्द रूप का देखा था, शब्द रूप के बारे में एक ही वीडियो है, उस शब्द रूप के उस वीडियो में हमने ये एक ट्रिक देखी थी, वो वीडियो आप फिर देखिएगा, उसमें एक ट्रिक देखी थी कि कहां पर सप्तमी विभक्ति होगी, कहां पर षष्ठी होगी, कहां पर कौन सी विभक्ति होगी, उसके बारे में हमने समझा था। तो जो सप्तमी विभक्ति होती है वो वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पर में या पर आए। ठीक है, यहां पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तो जहां पर भी में आया वहां पर सप्तमी विभक्ति इस्तेमाल होगी, और इसी वजह से क्या किया गया है, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये क्षेत्र लगा दिया गया है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति यहाँ पर क्या होगी, इस्तेमाल होगी, क्योंकि में का यूज यहाँ पे हो रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। समवेता, ये तो आप धातु रूप देख लीजिएगा, युयुत्सव युद्ध की इच्छा से, मामेकाः मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत। ठीक है, पांडवाश्चैव, ये और चैव और पांडवों के भी, पांडवाश्चैव और पांडवों के भी, अगर आप इसको देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, पांडव पांडवः प्लस च प्लस एव, पांडवश्चैव, ये इसका क्या है, संधि विच्छेद है। संधि क्या होती है, उनका विच्छेद क्या होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हमारा टॉपिक है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए, पांडवश्चैव का मतलब है पांडव, पांडवों के, पांडु, ठीक है, पांडु के पुत्रों की बात हो रही है, पांडु के और पांडु के भी पुत्रों ने, क्योंकि एका यहां पर पुत्रों की बात तो पहले ही कर चुके, तो च धन एव जब लगा दिया कि उनके भी, एव मतलब भी, एव का मतलब होता है भी, जब भी लगा दिया तो जिनके पुत्रों की बात हो रही है उनके साथ साथ अब पांडु के पुत्रों की भी बात हो रही है। तो मेरे और पांडु के पुत्रों दोनों ने ही क्या किया, संजय, हे संजय। ठीक है, धृतराष्ट्रवाच किम अकुर्वत संजय, तो संजय से पूछ रहे हैं वो। अब आप देखिए कि यहां पर अकुर्वत इस्तेमाल किया है हमने। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं धातु रूप का। धातु रूप में दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। अच्छा, सबसे पहले आप यहां पर यह समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर संजय की, धृतराष्ट्र की और किसकी, कौरवों प्लस पांडवों की, तो यहां पर सबसे पहले धातु रूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें धातु रूप में क्या समझना होगा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कौन है। प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, और यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, कौरवों और पांडवों के बारे में बात की जा रही है। तो कौरव और पांडव क्या होंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो जो धातु रूप इस्तेमाल होगा, किनके बारे में बात की जा रही है, कौरवों और पांडवों ने क्या किया, तो कौरवों और पांडवों ने क्या किया, यानी कौरवों और पांडवों के बारे में बात की जा रही है, तो प्रथम पुरुष का ही रूप यहां पर इस्तेमाल होगा। किसका, लंग लकार का, यानी भूतकाल की बात हो रही है ना, तो लंग लकार यानी भूतकाल, तो भूतकाल में प्रथम पुरुष की बात होगी, भूतकाल के प्रथम पुरुष की बात होगी, धातु रूप भूतकाल के प्रथम पुरुष का इस्तेमाल होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि लंग लकार यानी भूतकाल, उसके प्रथम पुरुष का इस्तेमाल क्यों होगा, क्यों, क्योंकि बात की जा रही है कौरवों और पांडवों के बारे में, तो जिनके बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, यहां पर मध्यम पुरुष कौन होगा, यहां पे मध्यम पुरुष कौन होगा, संजय होगा, ये मध्यम पुरुष है, क्यों, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष में आता है। संजय से बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र, तो संजय कौन हो गया, जिससे बात की जाए वो कौन हो गया, वो मध्यम पुरुष हो गया, और जो खुद बोल रहा हो, जो खुद बात कर रहा हो वो कौन हो गया, वो हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, ये उत्तम पुरुष हैं, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, कौरवों और पांडवों की। बात कौन कर रहा है, धृतराष्ट्र। जो बात कर रहा होता है वही कौन होता है, कर्ता होता है। आई रिपीट, इस बात को ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, जो कार्य कर रहा होता है, जो कार्य करे वो कौन होता है, कर्ता होता है। ठीक है, यहां पर करने वाला कौन है, उत्तम पुरुष ही तो है, वही तो बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष ही यहां पर करता है, क्योंकि वही पूछ रहा है, जो पूछने वाला है वो करता है। ठीक है,
और जिनके बारे में पूछ रहा है उन्हें भी कुछ करना है, ठीक है, वो करता नहीं है। अभी जो प्रथम कर्ता है, जो कि पूछ रहा है, दूर बैठ करके पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया, उस कर्ता की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कर्ता आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो उत्तम पुरुष वाला कर्ता है। क्यों जरूरी है वो अभी आप समझ जाएंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि दो चीजें आपको पहले समझ लेनी चाहिए, ये समझने से पहले कि क्यों जरूरी है। एक तो परस्मय पद और एक आत्मनेय पद का धातु रूप। परस्मय पद का मतलब क्या होता है? जो कर्ता होता है, जो उत्तम पुरुष वाला कर्ता है, जो बात कर रहा है संजय से, ठीक है, अगर किसी काम का परिणाम, ध्यान दीजिए, अगर कोई काम हो रहा है उसका परिणाम जो भी आएगा, अगर उसका असर किसी और पे पड़ रहा है, जैसे मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं बात कर रहा हूं और मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि ये काम हुआ या नहीं, अगर उस काम का असर मेरे ऊपर पड़ रहा हो तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? परस्मय पद के धातु रूप का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी काम को करने पर उस काम से जो भी रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट का असर अगर मुझ पे पड़ रहा है, मुझ पे नहीं पड़ रहा है, सॉरी, अगर मुझ पे नहीं पड़ रहा है तो वहां पर क्या आएगा? परस्मय पद आएगा। जैसे मैंने किसी से पूछा कि वो काम हुआ या नहीं, और वो काम किसके लिए जरूरी था? किसी दूसरे के लिए जरूरी था, ठीक है। तो वहां पर कौन सा धातु रूप आप इस्तेमाल करेंगे? लंग लकार के भी धातु रूप दो तरीके के हो जाएंगे, लोट लकार के, लिट लकार के, सबके धातु रूप दो तरीके के हो जाएंगे। किस आधार पर? परस्मय पद और आत्मनेय पद के आधार पर। तो परस्मय पद क्या होता है? अगर किसी काम का असर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका असर किसी और पे पड़ेगा तो वहां परस्मय पद का आप धातु रूप इस्तेमाल करेंगे। ये जो पहला धातु रूप है ना लंग लकार का, ये करने का जो क्री वाला रूप है, जो क्री वाला रूप है वो किसका है? ये लंग लकार का रूप है, लेकिन किसका रूप है? ये परस्मय पद का रूप है। और आत्मनेय पद का मतलब क्या होता है? जब किसी काम के बारे में, जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं या जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, प्रथम पुरुष के लिए, कि वो काम जो कर रहे हैं वो लोग, वो काम हुआ या नहीं, और वो काम अगर मेरे ऊपर असर डालता है तो वहां पर मैं आत्मनेय पद का इस्तेमाल करता हूं। अगर जो काम हो रहा है उसका असर, उसके रिजल्ट, उसका रिजल्ट जो भी आएगा, उस रिजल्ट का असर अगर मेरे ऊपर पड़ने वाला है तो वहां पर आत्मनेय पद का इस्तेमाल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धातु रूप अभी तक आप जो समझ रहे थे वो और भी थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहे हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद के रूप में। परस्मय पद के रूप में भी और आत्मनेय पद के रूप में भी। चाहे आप लिट लकार ले लें, चाहे आप लंग लकार ले लें, चाहे लोट लकार ले लें, विधिलिंग लकार ले लें, कुछ भी ले लें, उसके भी कितने रूप होंगे? अभी तक आपने एक एक धातु रूप पढ़ा था, हर एक के लिए एक एक धातु रूप होगा, आपने पढ़ा था। लेकिन अब उस धातु रूप को भी दो भागों में तोड़ दीजिए। किस आधार पर? अगर कोई काम होगा, उस काम का असर मुझ पे पड़ेगा तो आत्मनेय पद के धातु रूप इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई काम हो रहा है, उस काम का असर अगर किसी और पे पड़ेगा, मेरे ऊपर ना पड़ करके, तो वहां पर परस्मय पद के होंगे। अब जैसे यहां पर लंग लकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लंग लकार का, क्री धातु का लंग लकार इस्तेमाल किया गया है। ये पहला वाला जो है वो कौन सा है? परस्मय पद का रूप है। और जो नीचे वाले धातु रूप है ना, वो आत्मनेय पद के रूप हैं। अगर किसी काम के करने पर असर मुझ पे पड़ रहा है तो आत्मनेय पद का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि जब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने इकट्ठा होकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या किया, तो जो कुछ भी करने वाले हैं, युद्ध ही तो करने वाले हैं, उस युद्ध का असर पूछने वाले पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? धृतराष्ट्र पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। उसे जीत और हार से सीधा सीधा लेना देना है। मेरे पुत्रों की जीत और मेरे पुत्रों की हार से धृतराष्ट्र अटैच है। तो जहां पर अपने ऊपर असर पड़े, धृतराष्ट्र के ऊपर असर पड़ रहा है, तो धृतराष्ट्र के केस में कौन सा धातु रूप इस्तेमाल होगा? क्री धातु का लंग लकार का, ठीक है, ये लंग लकार का, और कौन सी धातु का? क्री धातु का इस्तेमाल होगा। आत्मनेय पद का, आत्मनेय पद का क्री धातु का लंग लकार का इस्तेमाल होगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तरीका वही है, लैंग्वेज कठिन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रोज, अब आपको एक चीज और बढ़ जाएगी, परस्मय पद और आत्मनेय पद के भी आप जो है कुछ सेंटेंसेस लिखिए और उनको रोज रोज कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। एक जो है परस्मय पद के लिए बना लिया, एक आत्मनेय पद के लिए बना लिया। देख देख कर ही प्रैक्टिस कीजिए, कोई जरूरी नहीं है याद करके कीजिए। याद करने के लिए हम नहीं बने हैं, हम प्रैक्टिस करने के लिए बने हैं। हमारा जो स्वभाव है वो प्रैक्टिस करके सीखने का है,
ना कि याद करके सीखने का। याद करके आज तक कभी कोई कुछ सीख नहीं पाया है। बिना अभ्यास के, बिना अनुभव के, अभ्यास ही अनुभव में चीजों को उतारता है। ज्ञान को अब अनुभव में उतारने का काम केवल और केवल अभ्यास करता है। तो आप देख कर करें या जैसे भी करें, आप अभ्यास करें। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे उस समय अभ्यास में आप परस्मय पद और आत्मनेय पद को और जोड़ लीजिए। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे वैसे ही ये चीजें आपको अपने आप परफेक्ट होती चली जाएंगी। आप ढेर सारे चीजें लिखिए, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए, रोज बनाइए नए नए सेंटेंसेस। शब्द रूप को लेकर के सेंटेंसेस बनाइए, धातु रूप को लेकर के सेंटेंसेस बनाइए, और बनाने के बाद उनको लिखिए, समझिए, आपको अपने आप वो चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है। अब यहां पर आप ये तो समझ गए कि धृतराष्ट्र के लिए आत्मनेय पद का इस्तेमाल होगा, क्री धातु का लंग लकार का। ठीक है। अब कौन सा इस्तेमाल होगा? प्रथम पुरुष का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो प्रथम पुरुष ही तो होंगे। ठीक है। और वो प्रथम पुरुष होंगे, वो एक वचन होंगे, द्विवचन होंगे या बहुवचन होंगे? वो बहुवचन होंगे, क्योंकि वो ढेर सारे हैं, पूरी सेना है तो ढेर सारे लोग हैं। मेरे और पांडु के पुत्र वो 2 से ज्यादा हो जा रहे हैं, 100 तो उन्हीं के हैं, और 5 जो है पांडवों के पुत्र हैं, पांडु के पुत्र हैं, तो 105 तो हो गए। उसके अलावा बड़ी सी सेना, तो बहुवचन का रूप अपने आप आ गया। तो बहुवचन में कौन सा रूप आ गया? अकुर्वत। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अकुर्वत का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर आप पीछे चलें तो यहां पर किम अकुर्वत, इसको जरा मैं संधि विच्छेद करके आपको बताता हूं। किम कुर्वत को किम प्लस अकुर्वत, ये 2 चीजें हो गई। ठीक है। तो ये जो किम अकुर्वत इस्तेमाल किया गया है, अकुर्वत क्या है? लंग लकार का, धातु रूप का, आत्मनेय पद का। फिर से रिपीट करता हूं मैं, लंग लकार प्लस आत्मनेय पद। आत्मनेय पद क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर असर पड़ रहा है वही अगर बोल रहा है, उसी पे असर पड़ रहा है, तो वहां आत्मनेय पद का इस्तेमाल होगा, प्लस क्री धातु का रूप है। ठीक है। प्रथम पुरुष। और क्या होगा? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? ये बहुवचन होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जिनके बारे में बात कर रहे हैं, कौरवों और पांडवों के बारे में, वो 1 या 2 नहीं है, वो कई ढेर सारे हैं। तो वहां पर आत्मनेय पद, वहां पर बहुवचन का रूप इस्तेमाल होगा। ठीक है। धर्म क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र को भी एक बार देख लीजिए। एक बार क्षेत्र का एक वचन का रूप इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि ढेर सारे कुरुक्षेत्र नहीं है, एक ही कुरुक्षेत्र है, एक ही धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, एक वचन की बात हो रही है, इसीलिए एक वचन का रूप इस्तेमाल हो गया। अगर आप खेत की बात करें, 2 खेतों की बात कर रहे होते, ठीक है, तो वहां पर क्षेत्रयोः इस्तेमाल करते। अगर आप कई किसानों के कई खेतों की बात कर रहे होते तो क्षेत्रेषु, यानी कई लोगों के खेत हैं, तो वहां पे क्षेत्रेषु इस्तेमाल करते। ठीक है। शब्द रूप में जहां पर में या पर इस्तेमाल हो, शब्द रूप किसका होता है? संज्ञा, सर्वनाम, इनके होते हैं। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जो भी नाउन प्रोनाउन जो शब्द होते हैं उनके इस्तेमाल होते हैं शब्द रूप। तो जो संज्ञा है ये क्षेत्र की, क्षेत्र क्या है? खेत एक संज्ञा है, इसीलिए यहां पर उसके शब्द रूप है। और इसके शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि में या पर आ रहा है। कुरुक्षेत्र में, जहां भी में आए, पर आए, वहां पर कौन सी विभक्ति इस्तेमाल होगी? सप्तमी विभक्ति इस्तेमाल होगी। और सप्तमी विभक्ति के कारक को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, क्यों ऐसे लिखा गया है। आपने जो आज तक समझा था, जो पढ़ा था, उसका इस्तेमाल आपने प्रैक्टिकली आपने देख लिया। और अगले वीडियो में हम जो है एक श्लोक और उठाएंगे। ठीक है। अभी 2-3 दिन तक 2-3 श्लोक हम समझ लेंगे, उसके बाद हमें वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे जो हमें अभी समझने हैं। जैसे कारक के बारे में आपने समझा, कारक को हमें समझना बाकी है। ठीक है। उसके अलावा हमें संधि विच्छेद भी पढ़ना बाकी है। संधि विच्छेद, ठीक है, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होते हैं। उसके अलावा, कारक के अलावा आपने जो है आत्मनेय पद और जो आपका परस्मय पद है वो आज पढ़ ही लिया। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला। आप खुद जाइए, आप जा करके गूगल पे जाइए और वहां जाकर के सर्च मारिए कि परस्मय पद और आत्मनेय पद के, क्री धातु के, लिख धातु के, पठ धातु के अलग अलग रूप क्या होंगे। खुद से सेंटेंसेस बनाइए, खुद से उनको कन्वर्ट कीजिए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये वीडियो थोड़ा कठिन हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आप इसको 2 या 3 बार देखिए। और अगर आप लगातार संस्कृत की वीडियोस देख रहे हैं, तभी आपको एक सीक्वेंस में, तभी आपको समझ में आएंगी।
नहीं तो संस्कृत आपको ये समझ में आएगी नहीं। ठीक है, आप लगातार अगर इसे देख रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ही समझ में आएगी। अन्यथा आप केवल अगर आप समझना चाहते हैं, एक जनरल नॉलेज संस्कृत की लेना चाहते हैं, तो आप इसे सिर्फ देखते जाइए, प्रैक्टिस ना भी कीजिए तो भी आपको एक जनरल नॉलेज संस्कृत की हो ही जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।